આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા. જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની જ સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ જીવ નથી. कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे. अगर मैं भूखी आदमी होती तो मेरे को बच सकता था. कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया. नमस्कार, मैं रवीश कुमार. तो आज का वीडियो किस से शुरू करें? पहलगाम के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के सवालों से, या बिहार के मधुबनी में कड़ी धूप में खिलखिलाते हंसते प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के चेहरे से? आतंकी हमले में मारे गए लोगों के कड़े सवाल से शुरू करें, या प्रधानमंत्री की दहाड़ से? मधुबनी में पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आतंकी हमला करने वालों को सजा मिलेगी, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. गोदी मीडिया के लिए यह लाइन काफी है. पहले भी वह सवाल नहीं पूछ रहा था, और अब तो इस लाइन के बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा दहाड़ने लग जाएगा, देशभक्त बन जाएगा. फिर भी यह कितनी खुशी की बात है कि मधुबनी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खिलखिलाकर हंस रहे हैं. कई लोगों को यह वीडियो देखकर शर्म आ रही है, बट आई एम फीलिंग प्राउड काइंड ऑफ कि प्रधानमंत्री खुश हैं. 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, 24 अप्रैल तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई. सवालों के जवाब इसलिए नहीं देने आए होंगे क्योंकि तनाव में होंगे, हमने सोचा सदमे में होंगे. लेकिन यहां दोनों को हंसते देखकर भारत के भविष्य को लेकर सारी चिंताएं मेरी दूर हो गईं. इनकी बातचीत देखकर ब्रो फीलिंग पैदा हो गई. या ब्रो, सब कूल ब्रो, या सब फिक्स ब्रो. सो गुड टू सी them laughing and kicking together. Such beauty in this video takes away your pain, your grief, your bogus questions. Let's chill and watch IPL. प्रधानमंत्री मोदी ने भी मधुबनी में अपने भाषण के लास्ट में, दी एंड में, बिहार के सॉइल से अंग्रेजी में बोल दिया, आतंकवादियों को ललकार दिया. Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. संयुक्त राष्ट्र में हिंदी बोलने वाले प्रधानमंत्री ने मधुबनी में अंग्रेजी में क्यों बोला? क्या अंग्रेजी में इसलिए बयान दिया गया कि आप पहलगाम मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सवालों के जवाब नहीं दे सकते थे, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप घड़ी घड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं? अंग्रेजी में बयान दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, ताकि इसी बयान से इंटरनेशनल प्रेस भी अपना काम चला ले. सवालों के जवाब कहां हैं और यह सवाल कहां है? यह बात भी नोट करनी चाहिए कि मधुबनी में भाषण देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इंग्लिश में चेतावनी से पहले प्रधानमंत्री ने सख्त हिंदी में भी आतंकवादियों को चेतावनी दी. पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर कह दिया कि सजा मिलेगी और मिट्टी में मिला देंगे. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। लेकिन मिट्टी में मिलाने से पहले सवालों का जवाब तो दीजिए कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? परिवार के लोग क्यों कह रहे हैं कि चिकित्सा मिलने में भी देरी हुई? कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, आप करेंगे भी, लेकिन यह भी बताइए कि इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? लोग कैसे मारे गए? आप रोक क्यों नहीं पाए? पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, उससे आपने क्या सीखा कि पहलगाम में उससे भी बड़ा हमला हो गया? सूरत की शीतल कलथिया ने सरकार से जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब कब दिया जाएगा? हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब कब दिया जाएगा? वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, लेकिन बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लद्दाख और सियाचिन में 4G और 5G पहुंचा दिया है। लद्दाख और सियाचिन में जहां सामान्य सुविधाएं तक पहुंचानी मुश्किल होती है, वहां अब 4G और 5G मोबाइल कनेक्शन पहुंच गया है। ये दिखाता है कि आज देश की प्राथमिकता क्या है। आतंकवादियों ने हमला किया, निहत्थे भारतीयों को मार दिया। उस जगह पर फोन का नेटवर्क सही से काम नहीं करता है। कई लोगों ने कहा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने सवाल किया है, 1.5 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंची, उनका भाई बच जाता लेकिन मर गया। सूरत की शीतल बेन ने सवाल किया है, कोई सेना नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी। उनके पति शैलेश कलथिया की भी आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। और प्रधानमंत्री मधुबनी में बोल रहे हैं कि सियाचिन में 4G 5G पहुंचा दिया। अब आप एक काम कीजिए, यह वीडियो तो पूरा देखिए ही, लेकिन 24 अप्रैल के अखबारों में देखिए कि सृष्टि के बयानों को कैसे छापा गया है, और 25 अप्रैल के अखबार में देखिएगा शैलेश भाई की पत्नी शीतल बेन के सवालों को, बयानों को कैसे छापा जाता है। सूरत की शीतल कलथिया ने जो सवाल पूछे हैं, कम से कम उसका जवाब सरकार को देना ही चाहिए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल से जो महिला बात कर रही हैं, वही है शीतल कलथिया। शीतल के पति शैलेश कलथिया को भी आतंकवादियों ने पहलगाम में मार दिया। शीतल ने साफ साफ पूछा कि सेना को क्यों नहीं पता चला? आतंकवादी सामने आते हैं, हमें गोली मार देते हैं, और सेना क्या करती है? शीतल बेन के सामने केंद्रीय मंत्री चुपचाप खड़े रह गए। शायद उन्हें भरोसा होगा कि गोदी मीडिया का तंत्र देश को इन सवालों के बारे में पता ही नहीं चलने देगा। कहीं खबर चल भी जाएगी तो हाईलाइट नहीं किया जाएगा कि परिवार के लोग सरकार से इस तरह सवाल पूछ रहे हैं और मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जયારે મોટા મોટા નેતા આવે, કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી ઉપર હેલિકોપ્ટર શેનાથી હાલે? ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર જ વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ સુશીલભાઈ આ લોકો માટે કેમ નથી? નીચે આર્મી કેમ્પમાં ચિલ્લાઈને કીધી કે ઉપર કેટલા લોકો કરે છે, જલ્દી કઈ કરો। અમે ઉપરથી પડતા આખડતા નીચે ઉતરતા હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી કોઈ નથી। ઉપર આટલું બધું થઈ ગયું તો નીચે આર્મીને ખબર કેમ ન પડી કે ઉપર આ થઈ ગયું છે? આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી દે છે, હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે, તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં, અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસ મેન નહીં, કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં। મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું। જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ નો થાત। કોઈ સિક્યુરિટી નહીં, આ બધું બની ગયું છે છતાં નીચે જે
મિલિટરી હતા એ લોકોને ખબર જ નહોતી કે ઉપર શું થયું છે. तो सुना आपने, कोई पुलिस नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई फर्स्ट एड नहीं, किसी का इस्तीफा हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गृह मंत्री अमित शाह ने, जवाब तक नहीं दिया कि जहां पर 2000 लोग जा रहे थे वहां पर किसी प्रकार की सुरक्षा क्यों नहीं थी. 24 अप्रैल की शाम करनाल के विनय नरवाल के घर हरियाणा के मुख्यमंत्री गए सांत्वना देने, लेकिन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि को सवालों के जवाब चाहिए थे. उनके सवाल भी वही थे जो सूरत की शीतल बेन के हैं. विनय की बहन सृष्टि ने कहा कि अगर पहलगाम में सुरक्षा होती तो मेरा भाई बच जाता. आतंकवादियों की गोली लगने के बाद भी वहां तड़पता रहा, किसी ने सुध नहीं ली, कोई नहीं आया. वहां 1.5 घंटा वो जिंदा था, तब तक कोई नहीं आया. हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर भी बच सकता था. कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे. अगर कोई होती आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था. कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया. I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए. वो मरेगा जिसने मारा. सृष्टि का भाई तो भारत की सेना का नौजवान अफसर था. अपने भाई के लिए सृष्टि ने जो कहा वो वीडियो आपने कितनी बार चैनलों पर चलते हुए देखा है. क्या किसी ने पहली हेडलाइन बनाई, इस पर डिबेट की? तो ऐसे खबरों को मैनेज किया जा रहा है. मनमोहन सिंह की सरकार होती तो सृष्टि के आगे 100 कैमरे लगे होते और हर चैनल पर सृष्टि का लाइव चल रहा होता. क्या यह मामूली बात है? लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन कह रही हैं सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, चिकित्सा का इंतजाम नहीं था. 1.5 घंटे तक उनका भाई तड़पता रहा. 1.5 घंटे तक. विनय के पार्थिव शरीर के साथ हिमांशी की इस तस्वीर को जिसने भी देखा है उस पर गहरा असर हुआ है. यह तस्वीर वायरल हो गई और इसका जिबली एनिमेशन बनाकर राइट विंग खातों से खूब वायरल कराया गया. देखते देखते अपने पति के पार्थिव शरीर के बगल में बेसुध बैठी हिमांशी आतंकी हमले का प्रतीक बन गई और कस्में खाने लगे लोग कि हिमांशी का बदला देश लेगा. लेकिन इस तस्वीर को आप एक और नजर से देखिए. साफ साफ पता चल रहा है कि सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था. आतंकवादी हत्या कर जा चुके हैं. हिमांशी का रोना सदमे में सूख गया है और आसपास कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहा. कितनी जगह खाली दिखाई दे रही है, मतलब काफी देर तक कोई नहीं आया होगा. सदमे और बदहवासी की हालत में हमने भी इस तस्वीर को इस तरह से नहीं देखा. इसके बाद हमने दैनिक भास्कर के करनाल के प्रिंट संस्करण को निकालकर देखा. हमें लगा कि इस अखबार में तो कम से कम बहन के इस बयान को बड़ा करके छापा गया होगा. कोई भी संपादक बयान के होते हुए ऐसी चूक नहीं करेगा. लेकिन हेडलाइन कुछ और दहाड़ रही थी. विनय की बहन बोली सरकार को आतंकियों के सिर काटने चाहिए, जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो चाहिए. इस बयान को अखबार बड़ा करता है, उसका अपना संपादकीय निर्णय है. संपादक ही बता सकते हैं कि सिर काट कर लाने वाली बात बड़ी है या 1.5 घंटे तक मदद न मिलने से भाई की जान जाने वाली बात बड़ी है. हमने आपकी सुविधा के लिए यहां घेर दिया है. विनय की बहन सृष्टि के बयान से 1.5 घंटे वाली बात गायब है. बहन कह रही हैं कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पता रहा, किसी ने सुध नहीं ली, कोई नहीं आया. वहां 1.5 घंटा वो जिंदा था, तब तक कोई नहीं आया. हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर भी बच सकता था. आखिर अखबार ने बयान होते हुए भी इसे लेकर बड़ी हेडलाइन क्यों नहीं बनाई और इस खबर को पहले पन्ने की दूसरी बड़ी खबर के रूप में क्यों नहीं जगह दी गई? हमने उसके बाद भास्कर का ही ऑनलाइन संस्करण देखा. इतना फर्क जरूर था कि ऑनलाइन संस्करण के भीतर सृष्टि के बयान को बेहतर तरीके से कोट किया गया था. लिखा है कि विनय की बहन सीएम नायब सैनी के सामने फूट फूट कर रोई. सृष्टि ने कहा विनय 1 घंटे तक वहीं पड़ा रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया. आर्मी होती तो उसे बचाया जा सकता था. जिसने मेरे भाई को मारा वो मुझे मुर्दा देखना है. इस पर सीएम ने कहा वो मरेगा जिसने विनय को मारा. हिंदुस्तान अखबार के वेब संस्करण में सृष्टि के बयान को हेडलाइन बनाया गया है
कि 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया, मदद नहीं मिली। विनय नरवाल की बहन बोली, बच सकता था मेरा भाई। नौसेना के थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। 6 दिन पहले शादी हुई। चैनलों पर इनके वीडियो चला चलाकर इमोशन पैदा किया गया और इसी अफसर की बहन की आवाज गायब कर दी गई। जिस भाई के पार्थिव शरीर का फोटो दिखाकर देश में ज्वार पैदा करते हो, उसी भाई की बहन की आवाज कहीं कमजोर कर देते हो और कहीं गायब भी कर देते हो। क्या यह सवाल बार बार नहीं पूछा जाना चाहिए जो शीतल बेन ने पूछा है, सूरत की शीतल बेन ने, कि जब आप सुरक्षा नहीं दे सकते थे तो ऊपर घाटी तक जाने क्यों दिया? अगर किसी वजह से कहीं पर सुरक्षा नहीं दी जा सकती थी तो वहां पर 2000 लोगों को क्यों जाने दिया गया? जिस कश्मीर में शुक्रवार की नमाज सुरक्षा के घेरे में होती है, उस कश्मीर के बारे में सरकार ने गलत धारणा फैलाई कि आतंकवाद खत्म हो गया है और लोगों ने सही ही भरोसा किया। इसका जवाब कौन देगा और अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक और उदाहरण दे रहा हूं, जरा इस वीडियो को धीरज के साथ आखिर तक देखिएगा। खोज खोज कर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर 2-4 दाने मिलते हैं, जिससे पता चलता है सरकार की तरफ से कितनी बड़ी चूक थी। वहां सुरक्षा की कोई तैयारी नहीं थी। हिंदू अखबार में असम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य का बयान छपा है। कहते हैं, जब बंदूक दिखाकर उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, उन्होंने पढ़ दिया, उनकी जान बच गई। लेकिन इसी रिपोर्ट में देबाशीष यह भी तो कहते हैं कि वे आधे घंटे तक गोलियों की आवाज सुनते रहे। 2 घंटे लग गए उन्हें वहां से बचकर निकलने में। उनके साथ कई और यात्री भी थे। 30 मिनट तक गोली चलती रही और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब है सुरक्षा के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन हिंदू ने भी हेडलाइन क्या बनाई है? यही कि प्रोफेसर कलमा पढ़कर बच गए और सरकार गलती कर भी बच गई। सबकी हेडलाइन उसी दिशा में है जिसके जरिए सरकार और बीजेपी के समर्थक माहौल बना रहे हैं। लेकिन किसी की हेडलाइन इस बात को लेकर चीख नहीं रही कि आधे घंटे तक गोली चलती रही, कोई जवाब नहीं। आतंकवादी गोली चलाकर गोल हो गया, कोई एनकाउंटर नहीं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि कह रही हैं, 1.5 घंटे तक भाई के पास मदद नहीं पहुंची, तड़पते रहे, मर गए। शीतल बेन कहती हैं, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। आज से नहीं, आपको 10 साल से कह रहा हूं, आपको ना अखबार पढ़ने आता है, ना टीवी देखना आता है। लगता होगा मैं अहंकार में कह रहा हूं, लेकिन आप इस घटना की रिपोर्टिंग का खुद अध्ययन कीजिए। हिंदी और अंग्रेजी के किस अखबार और चैनल ने अपनी वेबसाइट पर विनय नरवाल की बहन के बयान को प्रमुखता से छापा है, आप पता कीजिए तो पता चलेगा कि गोदी मीडिया कैसे आपके साथ धोखा कर रहा है। भास्कर की रिपोर्ट की हमने आलोचना की, तो भास्कर की ही एक रिपोर्ट का उदाहरण देता हूं। नवंबर महीने में भास्कर के विनय सुल्तान ने एक खोजी रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट की एक एक लाइन को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। विनय सुल्तान ने लिखा कि कश्मीर में आतंकवाद अपना सर फिर से उठा रहा है। खुफिया इनपुट कहते हैं कि अब कश्मीर में विदेशी आतंकी भी सक्रिय होने लगे हैं। वे गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने हथियार बदल लिए हैं और स्थानीय लोगों की भर्ती नहीं कर रहे। उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान सेना के कमांडो जैसी है। विनय लिखते हैं कि 370 के बाद कश्मीर को जो सहारा दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, यह एक चूक रही। कोविड के बाद से भारत ने तकनीकी इंटेलिजेंस के तंत्र में सुधार किया और 2021-22 के दौरान 400 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। मगर इस कामयाबी के चलते आईएसआई ने घाटी में अपनी रणनीति बदली और हाइब्रिड मिलिटेंसी शुरू कर दी। विनय सुल्तान लिखते हैं कि 2022 से जम्मू डिवीजन में शुरू हुई मुठभेड़ों में यह देखा गया है कि आतंकियों की ट्रेनिंग आला दर्जे की है। इनके हथियार नई तकनीक के हैं। इनके पास अमेरिकी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल, नाइट विजन चश्मा और थर्मल डिवाइस हैं। संचार के लिए अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ता खोजने के लिए अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमलों में देखा गया है इनकी फायरिंग बेहद सटीक होती थी। विनय सुल्तान की इस रिपोर्ट को सृष्टि से लेकर शीतल बेन के बयानों के साथ मिलाकर देखिए। सारा प्रोपेगेंडा अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दहाड़ मारा जा रहा है। जब आप दहाड़ मारने में इतना बहादुर हैं
तो फिर सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? पता चलता है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य होने का दावा भ्रामक था। भ्रामक दावों पर लोगों ने यकीन किया और आतंक के शिकार हो गए। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, और हो भी जाती तो क्या पूछ लिया जाता? गोदी मीडिया यह सब पूछेगा भी नहीं। नवंबर में विनय सुल्तान ने लिखा था कि अगर कम से कम भी हिसाब लगाएं तो इस समय जम्मू कश्मीर में 150 से ज्यादा विदेशी आतंकवादी मौजूद हैं। आज यह आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका होगा? विनय सुल्तान ने आगे लिखा है कि दुकानों के शटर तोड़कर राशन का सामान लूटने, रिमोट एरिया की दुकानों पर मैगी नूडल्स की आमद ऐसे संकेत थे जो भारी घुसपैठ की तरफ इशारा कर रहे थे। 5 महीने पहले विनय सुल्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था, आईएसआई ने बड़ी सधी हुई रणनीति के साथ 2 साल के भीतर पूरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को एक्टिव कर लिया है। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में हथियारों की सप्लाई ड्रोन के जरिए हो रही है। आतंकवाद की इस नई उपज की स्थानीय लोगों पर निर्भरता न के बराबर है। इस बीच भारत का खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क ओवरग्राउंड वर्कर अरेस्ट ड्राइव के चलते तहस नहस हो गया है। सही खुफिया जानकारी का मिलना मुश्किल हो गया है। यह तो छपा था 5 महीने पहले, फिर भी आतंकी हमला हुआ। हर ईमानदार जानकार कह रहा है खुफिया तंत्र की नाकामी है, सुरक्षा फेल हुई है, तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने ट्वीट किया है, जब तथाकथित चाणक्य सरकारों के गिराने में व्यस्त होंगे, पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त होंगे, चुनावों में हेराफेरी करने में व्यस्त होंगे, तो यही होगा। खुफिया तंत्र कहां है? सर्विलांस कहां है? जेम्स बॉन्ड डोवाल कहां हैं? पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, और अब पहलगाम में। इसके बीच कई बड़े हमले हुए, 14 कश्मीरी पंडित मारे गए, लेकिन क्या किसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम लेकर सवाल करने की हिम्मत दिखाई? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने अपनी तरफ से कुछ बोलने की जरूरत समझी कि पहलगाम में यह सब किसकी चूक का नतीजा है, उनका क्या दृष्टिकोण है? कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे यह भी लिखते हैं कि बीजेपी सरकार ने पैसा बचाने के लिए कोविड के बाद से फौज में 1.8 लाख कर्मी कम कर दिए हैं। अगर मान्यवर अमित शाह जी ने विदेश खतरों पर निगरानी रखने में उतनी दिलचस्पी दिखाई होती जितनी उन्होंने विपक्षी नेताओं की जासूसी करने और जय शाह को आईसीसी अध्यक्ष बनाने में दिखाई है, तो शायद आज चीन भारत की जमीन पर बैठा ना होता और शायद यह हमला रोका जा सकता था। आप टेलीविजन चैनलों के साथ साथ अखबारों की रिपोर्टिंग भी ध्यान से देखिए। सुरक्षा को लेकर कैसे आधी अधूरी जानकारियों के साथ रिपोर्टिंग हो रही है। कहीं कुछ लिखा गया है, कहीं कुछ लिख दिया गया है। अचानक से सूत्र सरकार बनकर बोल रहे हैं। पता चलता है कि अब अखबारों के पास भी सुरक्षा कवर करने वाले एक्सपर्ट रिपोर्टर नहीं हैं, और उनके पास खबरें होती भी होंगी तो कोई डर के मारे छापेगा भी नहीं। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? आपका। और किसके अपने मारे गए? आपके। सेना क्यों नहीं थी? पुलिस क्यों नहीं थी? फर्स्ट एड क्यों नहीं था? यह सब सवाल पूछते रहिए। 23 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। अभी तक गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। बताने की जरूरत भी नहीं समझी कि इन सवालों का कुछ तो जवाब दिया जाना चाहिए। पत्रकार पूछ रहे हैं, जानकार पूछ रहे हैं, और जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं वो परिवार के सदस्य पूछ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से गृहमंत्री अमित शाह जिस जगह पर उतर रहे हैं वहीं पर आतंकवादियों ने 26 भारतीयों को मारा है। वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। गृहमंत्री ने अगर दौरा किया तो क्या पाया? किसकी लापरवाही पाई? क्या सुरक्षा थी? क्या सुरक्षा हटा दी गई? क्या सप्ताह में कभी कभार ही यहां पेट्रोलिंग हुआ करती थी? जवाब कब आएगा? कब तक यही वीडियो बार बार चलता रहेगा कि गृहमंत्री ने कश्मीर का दौरा किया? 8 अप्रैल 2025 की पीरजादा आशिक की यह रिपोर्ट द हिंदू में छपी है। 6 से 8 अप्रैल के बीच अमित शाह कश्मीर के दौरे पर थे। तब उन्होंने बयान दिया कि मोदी सरकार के निरंतर और संगठित प्रयासों ने भारत विरोधी ताकतों द्वारा पोषित आतंकवाद के इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्त का इस्तेमाल करते हैं। 8 अप्रैल को बयान देते हैं, 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। यही इनका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था कि जहां 2000 लोग जमा थे वहां एक सिपाही तक नहीं था,
और अब कश्मीर से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर रहे हैं। The Home Minister, Mr. Amit Shah, must provide answers on the tragic and terrible terror attack that has happened in Pahalgam under his watch. He is the one that needs to provide answers. Here are 5 questions for the Home Minister, Mr. Amit Shah. Question number 1. Will Mr. Amit Shah answer as to how there was this grave intelligence failure, this massive failure of intelligence in the Kashmir Valley? That's question number 1. Question number 2. Will Mr. Amit Shah answer as to how he can repeatedly claim that the situation in Kashmir is normal? He is the one who has repeatedly pushed the situation in Kashmir is normal line. How has he repeatedly claimed that the situation in Kashmir is normal when so many innocent lives have been massacred? That's question number 2. Question number 3. Will Mr. Amit Shah answer as to what have been the coordination mechanisms between the Home Ministry and local security agencies on the ground in Kashmir? What have been the coordination mechanisms between the Home Ministry and local security agencies on the ground? How has the Home Ministry been coordinating with local security agencies on the ground? That's question number 3. Question number 4. Will Mr. Amit Shah answer as to how he has repeatedly claimed that cross-border terrorism has been eliminated, that cross-border terrorism no longer exists when this kind of attack has taken place in Pahalgam? That's question number 4. Question number 5. Will Mr. Amit Shah admit that he has been far too involved in political management, in election management, rather than in dealing with the real issues that the Home Ministry needs to be concerned about, namely keeping the people of India safe? गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आपने भी क्यों नहीं पूछा? न मीडिया ने इन सवालों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया कि गृह मंत्री सुरक्षा से संबंधित सवालों के जवाब दें। हम इसके लिए किसी से इस्तीफा नहीं मांग रहे। इस्तीफा केवल ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन और सिद्धारमैया से मांगा जाता है। पद पर ना होते हुए भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगा जाता है। हैरानी है कि इन सभी ने पहलगाम की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। सरकार को लगता है पाकिस्तान को दहाड़ देंगे, ललकार देंगे तो लोग उनसे सवाल नहीं करेंगे, वोट तब भी मिलेगा, और यह बात सही भी है। इसलिए सुबह सुबह मधुबनी चले गए। सरकार जवाब नहीं दे रही। अभियान चल रहा है कि अजीत अंजुम, अभिसार और रवीश कुमार का वीडियो कहां है, कब बोलेंगे। कमाल है, क्या अजीत अंजुम ही मंत्री हैं? प्रधानमंत्री क्यों गए मधुबनी? जम्मू के कठुआ में जब पत्रकारों ने सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सवाल पूछ दिया, तब बीजेपी के समर्थक नाराज हो गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिपोर्ट किया है कि दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा और अन्य पत्रकारों ने जब बीजेपी के प्रदर्शनकारियों से सवाल किया कि क्या सुरक्षा में चूक हुई, तो पत्रकारों को मारा जाने लगा। राकेश शर्मा ने कहा है कि उन्हें डीएसपी ने बचाया और अस्पताल लेकर गए। प्रेस क्लब जम्मू ने इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। यह खबर 23 अप्रैल की है और इस घटना का वीडियो भी वायरल है। तो यह सब हो रहा है। सुरक्षा में चूक हुई, यह सवाल पूछने पर पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, मारपीट हो रही है, हंगामा इतना किया जा रहा है कि सुरक्षा के सवाल पीछे चले जाएं। जाहिर है इन सवालों के जवाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर के कार्यक्रम को रद्द कर दिया क्योंकि शहर के शुभम द्विवेदी की भी हत्या हुई है। लेकिन क्या इस हत्या से केवल कानपुर को ही सदमा और शोक है? इतनी करुणा तो केवल प्रधानमंत्री में ही हो सकती है। बिहार के भी तो मनीष रंजन की हत्या हुई और उन्होंने कहा भी कि कई राज्यों के लोगों की हत्या हुई है। तो फिर बिहार में चुनावी भाषण देने क्यों गए? क्या बिहार को आपने इतना असंवेदनशील समझ रखा है कि वहां के लोग आहत नहीं हैं, चलकर भाषण दे आते हैं, उद्घाटन वगैरह कर आते हैं? पहलगाम की घटना से देश अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ सका है और प्रधानमंत्री मधुबनी में रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। एक दिन पहले उसी बिहार की राजधानी में 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के तमाम मंत्री एयर शो देख रहे हैं, लुत्फ और मजे ले रहे हैं
क्या किसी ने बीजेपी के मंत्रियों से इस्तीफा मांगा? नीतीश कुमार से सवाल किया कि आतंकी हमला हुआ है, लोग सदमे में हैं, आप जहाज के उड़ने में ऐसा क्या है जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिए गए? इन जहाजों को उड़ता हुआ कभी आपने पहले नहीं देखा था। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर नहीं गए, यह कितनी बड़ी बात है, इसे बार बार बताया गया। किसी ने सूरत जाकर शीतलबेन से मिलने और सांत्वना देने के लिए मना तो नहीं किया था। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गए, लेकिन शीतलबेन के सवालों का जवाब कब मिलेगा? सेना क्यों नहीं थी, पुलिस क्यों नहीं थी, फर्स्ट एड क्यों नहीं था, जब सुरक्षा का इंतजाम नहीं था ऊपर क्यों जाने दिया गया? इन सवालों के जवाब चाहिए। 2019 की फरवरी में पुलवामा की घटना के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। परिवार के लोग पार्थिव शरीर का अपने अपने घरों में इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए देरी की गई। पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली लाया गया, उनके आने का इंतजार किया गया। राहुल गांधी तक ने कहा है वे श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे, मगर उन्हें कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया गया। लड़ झगड़कर वे कमरे से बाहर आए। यह सब उसके बाद हो रहा था, जब श्रीनगर में श्रद्धांजलि और सलामी राज्यपाल और तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह दे चुके थे। अब प्रधानमंत्री किसी पीड़ित के परिजन को फोन नहीं करते, कभी किया करते थे। तब चुनाव जीतना था, देश में छवि बनानी थी कि जनता से सीधे संवाद करते हैं। 2013 में पटना के गांधी मैदान में धमाका हुआ। मोदी जी का फोन जाता था और वीडियो बनकर चैनलों पर चलता था, लेकिन अब पूछा भी नहीं जाता कि शोक की स्थिति में आप मधुबनी में भाषण कैसे दे पाए। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं था, जो आराम से एयर शो देख रहे थे, क्या वही उद्घाटन करने का इतना मुश्किल काम नहीं कर सकते थे? शहीदों के जो पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाने थे, उस प्रक्रिया में भी आपसे कोई बात नहीं करा था? उसमें राजनाथ जी गए थे उनको लास्ट वो देने के लिए कंधा, उसमें मैं उनके साथ था कॉफिन को कंधा देने में। एक दौर तो था कि सवालों के आगे गृहमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था। यह दौर कुछ और है, सवाल ही गायब कर दिया जाता है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री का काम जवाब देना नहीं रह गया है। उनका काम सोशल मीडिया पर उनके लिए नफरती ट्रोल की आर्मी और समर्थकों की फौज कर रही है। जो सवाल पूछ रहा है उसे गालियां दी जा रही हैं। यही भाषा इनकी राजनीति की विरासत है और बात संस्कृति और सभ्यता की करते हैं, जवाब गालियों से दिलवाते हैं। शीतलबेन के पति शैलेश भाई बैंक में नौकरी करते थे। 1 साल पहले मुंबई के ब्रांच में तबादला हुआ। बेटी की 12वीं की परीक्षा के बाद सपरिवार कश्मीर घूमने गए। परिवार के सामने आतंकवादियों ने शैलेश भाई की गोलियों से हत्या कर दी। शीतलबेन ने एक सवाल किया केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से, आप काफिला लेकर आए हैं, VIP काफिला, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, आपका जीवन जीवन है, और जो टैक्स देता है उसका जीवन जीवन नहीं है। किसी के पास इस सवाल का जवाब? પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા। જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની જ સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા VIP હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ જીવ નથી। આ છોકરાઓનું શું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ, મારા છોકરાનું ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। આટલા વર્ષની સર્વિસમાં એને ટેક્સ તમે કટ કરીને તમે સેલરી આપો છો ને, અને ઉપર જતા અમે કઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છે, ક્યાંય જઈએ છે, ક્વોલિટી ટેક્સ, ટોલ ટેક્સ, બધા ટેક્સ તમે અમારી પાસેથી લ્યો છો। તો મારા ઘરવાળાને જયારે જરૂર હતી ત્યારે કોઈ ફેસિલિટી નથી મળી, મને એનો ન્યાય જોઈએ। તમે લોકો અહીંયા જ રહ્યો, તમે કયો મને કે તમે શું કરશો એના માટે। આ એક નહીં, આના જેવા જેટલા ભાઈ બધા નિર્દોષ હતા, બધાને આવડા છોકરા હતા। शीतल कलथिया अपने लिए नहीं बोल रही थीं। उनके पति की हत्या हुई है, 2 बेटों का भविष्य अब अधर में है। उनके जीवन का संघर्ष कितना लंबा और मुश्किल हो गया, इसलिए वो पूछ रही हैं सबके लिए। अब आपको शब्दों के खेल के बारे में बताता हूं। हमला हुआ, उसके तुरंत बाद अटैक होने लगा। अटैक शब्द हर जगह छा गया, लेकिन अचानक अटैक पीछे चला जाता है और एक्शन वर्ड आता है। प्रधानमंत्री मोदी के 5 प्रण की तरह 5 एक्शन हर जगह छपने लगा। गिन गिन कर बताया जाने लगा कि 5 एक्शन कौन कौन हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन सरकार के इनएक्शन पर बात पीछे चली गई।
जो इनएक्शन था यही था कि हजारों लोगों के लिए सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था। आतंकी हत्या कर इतनी आसानी से कैसे चले गए, किसी भी तरफ से उन्हें घेरा क्यों नहीं गया। इनएक्शन यह था कि एक भी आतंकी ढेर नहीं हुआ। इनएक्शन यह था कि 1.5 घंटे तक लोगों तक मदद नहीं पहुंची। तो अब मीडिया की जुबान से इनएक्शन गायब है और था भी नहीं, लेकिन एक्शन होने लगा है। एक्शन अगर किसी ने लिया है तो उसका नाम सैयद हुसैन शाह है, घोड़ावान, जिसने आतंकवादियों से बंदूक छीनने का प्रयास किया, उनसे भिड़ गया, अपनी जान की परवाह नहीं की। सैयद आदिल हुसैन शाह ने एक्शन लिया, मोदी सरकार ने नहीं। मोदी सरकार अपने इनएक्शन को छिपाने में लगी हुई है और गोदी मीडिया इनएक्शन को बचाने में। उम्मीद है आपने इस हीरो की कहानी पढ़ ली होगी। हजारों लोगों के बीच अकेला बंदा जिसने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, कहा भी कि ऐसा ना करें, पर्यटक बेकसूर हैं, कश्मीर के मेहमान हैं। मजहब पूछकर मारने आए आतंकवादियों ने धक्का दिया और आदिल हुसैन शाह को गोली मार दी। सैयद आदिल हुसैन शाह के एक साथी बिलाल ने बताया है, अगर सैयद हुसैन चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने भागने के बजाय आतंकवादियों का मुकाबला किया। सैयद आदिल हुसैन शाह के जनाजे में राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने मोर्चा खोल लिया है। मोदी जी के समर्थन में दलीलें फैलाई जा रही हैं कि वोट नहीं देंगे तो यही सब होगा। वोट नहीं देकर 240 सीट पर ले आए और वो कमजोर हो गए। यह कितना बड़ा झूठ और फरेब है। उनका गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और सरकार को बहुमत की कोई कमी नहीं। बिहार की इस तस्वीर को देखिएगा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को हंसते हुए। क्या आपको लगता है कि 240 सीट से कमजोर होने के बाद की यह खुशी है? यह खुशी है दरअसल अहंकार की। आतंकवादी हमले को लेकर हम और आप एक दूसरे से भिड़ गए हैं और नेता आपस में मिल गए हैं। जेडीयू ने बाकायदा बयान जारी कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा की तैयारी में जेडीयू के तमाम सीनियर नेता व्यस्त हैं, इसलिए सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। क्या ठाठ है! आतंकी हमले के बाद होने वाली बैठक से ज्यादा क्या जरूरी है इनके लिए, आप देख सकते हैं और हाउसिंग ग्रुप के अंकिलों से पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंत में एक बात कहना चाहता हूं। हम अभी तक यही पूछ रहे थे, सुरक्षा में कैसे चूक हुई। दरअसल इस सवाल को आप भी बदल लीजिए। जब सुरक्षा ही नहीं थी तो चूक कैसे हो गई? चूक तो तब होती है जब सुरक्षा होती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।